हेलो दोस्तों। आज हम बीपीएड सेमेस्टर फर्स्ट की इकाई फर्स्ट का पूरा एक ही वीडियो में निचोड़ करने वाले हैं। इसके फर्स्ट यूनिट से जो पर्सन बनने वाले हैं उनका जैसे परिचय होगा, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत, मूलाधार हैं तो इनमें से परिचय फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है। हम इस वीडियो में पूरा परिचय देखने वाले हैं। शारीरिक शिक्षा की जो परिभाषाएं क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, और जो शारीरिक शिक्षा है उनकी परिभाषाएं किन किन ने क्या क्या दी है, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों की क्या आवश्यकता है, उनकी विवेचना करनी है, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन करना है, उनका महत्व बताना है, और संपूर्ण जो शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग है, इस कथन की भी पुष्टि करेंगे। इसमें 3 दीर्घात्मक जो प्रश्न होते हैं, दीर्घ प्रश्न उनको, और लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत, मूलाधार। सर्वप्रथम यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा की परिभाषा दीजिए, उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, शारीरिक शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं लिखिए, साथ ही उसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों को समझाइए। तो शारीरिक शिक्षा की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। शारीरिक शिक्षा आधुनिक युग में मानव को यंत्रों ने इस कदर ढक लिया है कि मानव यंत्रों पर आश्रित हो गया है। मनुष्य ने यंत्रों का आविष्कार मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया था, परंतु आज वही मनुष्य का आश्रयदाता बनकर सामने खड़ा है। इसी वजह से आज का मानव शारीरिक रूप से प्राचीन मानव की तुलना में तुच्छ प्रतीत होता है। यंत्रों ने मानव के असंख्य असाध्य कार्य पूर्ण किए हैं, परंतु यह भी सत्य है कि मानव को अस्तित्व सृष्टि पर बुनियादी तौर पर शारीरिक ही है। शारीरिक शिक्षा का महत्व ही शारीरिक शिक्षा बहुत ही पुराना विषय है। इसे पुरातन काल में रोम, यूनान आदि के साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ तो शरीर को शिक्षा। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ तो शरीर की शिक्षा ही है, परंतु इसका भाव केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। समय समय पर शारीरिक शिक्षा को बड़े विचित्र ढंग से प्रस्तुत किया गया। कभी इसे शारीरिक प्रशिक्षण यानी फिजिकल ट्रेनिंग, तो कभी शारीरिक संस्कृति। आम व्यक्तियों में भी शारीरिक शिक्षा के प्रति धारणा सही नहीं है। वो इसे शारीरिक क्रिया समझते हैं। जहाँ शब्द शिक्षा का प्रयोग किया गया है, उसके साथ संलग्न शब्द का अर्थ भी विस्तृत तथा अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न है। जेबी नेस के द्वारा शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में क्या परिभाषा दी गई है? शारीरिक शिक्षा समुच्चय शिक्षा का एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों, क्रियाओं तथा उनके साथ संबंधित क्रियाओं से है। जेबी नेस ने शारीरिक शिक्षा समुच्चय शिक्षा का एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों, क्रियाओं तथा इसके साथ संबंधित क्रियाओं से है। इसके बाद में आता है माउंटेन के अनुसार शारीरिक शिक्षा आत्मा तथा शरीर को नहीं बल्कि संपूर्ण मानव को शिक्षित करती है। हेनरी कोबक द्वारा दी गई परिभाषा। सुनियोजित शारीरिक शिक्षा द्वारा मानव में स्वास्थ्य, उल्लास, योग्यताएं तथा चरित्र दृढ़ता को भावनाएं स्थान लेती हैं। सुनियोजित शारीरिक शिक्षा द्वारा मानव में स्वास्थ्य, उल्लास, योग्यताएं तथा चरित्र दृढ़ता को भावनाएं स्थान लेती हैं। ए.आर. वेमेन। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके द्वारा मनुष्य का शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ पूर्ण विकास होता है। आर. केसिडी के अनुसार गामक प्रक्रिया
में केंद्रित अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों का कुल जोड़ ही शारीरिक शिक्षा है। तो शारीरिक शिक्षा की विशेषताएं मोंटेन, हेनरी कोबक और आर्बिट्यूफर, A.R. विमेन, KCD। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य। तो उद्देश्य क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य यानी एम को प्राप्त करने हेतु, लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जो विभिन्न प्रयास व उपक्रम किए जाते हैं, जो कि लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में हमें निरंतर अग्रसर करते हैं, उद्देश्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी खिलाड़ी का अंतिम लक्ष्य ओलंपिक की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतना हो तो इस अभीष्ट की प्राप्ति हेतु उस खिलाड़ी के कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा, जैसे अपनी शारीरिक क्षमता का स्तर काफी ऊंचा करना होगा, साथ ही ओलंपिक स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना होगा, अपने प्रदर्शन में धीरे धीरे सुधार लाकर उस स्तर पर ले जाकर उस स्तर पर पर्याप्त समय अपने उस प्रदर्शन को बना रखना होगा, साथ ही ओलंपिक के हेतु योग्यता यानी क्वालिफाई हासिल करनी होगी। तब कहीं जाकर वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के निकट पहुंच पाएगा। उसके जो अंतिम प्रदर्शन की गुणात्मकता यानी क्वालिटी उसके लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करेगी। अतः कहा जा सकता है कि उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स अंतिम लक्ष्य को पाने की सीढ़ियां हैं। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करके ही लक्ष्य अंतिम लक्ष्य यानी एम की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के लक्ष्य की भांति शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से विकास करने एवं जीवन यापन हेतु उचित ढंग का प्रशिक्षण देना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अनुसार शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्रत्येक बालक को शारीरिक मानसिक और भावात्मक रूप से तंदुरुस्त बनाना और उसमें व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों का विकास करना होना चाहिए, ताकि वह लोगों के साथ खुशी से रह सके और स्वयं को एक अच्छा नागरिक बना सके। J.F. विलियम्स का कहना है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल एवं योग्य नेतृत्व देना तथा ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो किसी एक व्यक्ति या समुदाय को कार्य करने का अवसर दे और वे सभी क्रियाओं में शारीरिक तथा संपूर्ण मानसिक रूप से उत्तेजक, संतोषजनक और सामाजिक रूप से निपुण हों। उसके अनुसार व्यक्ति के लिए केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन करना चाहिए जो शारीरिक रूप से लाभदायक हों। शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों का वर्णन इन्हें और अधिक स्पष्टता प्रदान करता है। लेस्ली ने शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों का वर्णन किया है। शारीरिक अंगों का विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, स्नायुपेशीय विकास। तो ये तो लेस्ली ने कहा है। हेथरिटन ने क्या कहा है कि शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित 5 उद्देश्य बतलाए गए हैं। तो तुरंत तात्कालिक उद्देश्य होता है, तो तुरंत उद्देश्य, एक दूरवर्ती उद्देश्य, दूर तक सोच रखने वाला, ये होता है विकासात्मक, एक होता है सामाजिक, एक होता है शारीरिक स्थिति पर नियंत्रण या शारीरिक स्थिति का नियंत्रण। बुक वाल्टर ने भी शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित 3 उद्देश्य बतलाए हैं। एक तो होता है स्वास्थ्य, फालतू समय का उचित उपयोग, एक होता है नैतिक चरित्र। यहाँ पे नैतिक लिखा गया है लेकिन नैतिक है, नैतिक या नैतिक हो सकता है, पता नहीं, नैतिक है, नैतिक। एच क्लार्क ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया है। शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। नैतिक विकास है, उसमें शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति का नैतिक विकास।
करना भी होता है, अपने पर नियंत्रण रखना, खेल भावना को जागृत करना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना इत्यादि गुणों द्वारा शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक विकास, उस उद्देश्य का संबंध सामाजिक विकास अर्थात सामाजिक गुणों के विकास से है, जो जीवन में अच्छे समायोजन के लिए जरूरी है। शारीरिक शिक्षा दूसरे के प्रति सहानुभूति एवं सहयोग बढ़ाने तथा व्यक्ति को घर एवं समाज का अच्छा सदस्य बनाने के में सहायता देकर व्यक्ति का मानसिक विकास करती है। साथ ही शारीरिक शिक्षा व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता का अवसर प्रदान कर उसमें नेतृत्व संबंधी गुणों का भी विकास करती है। शारीरिक क्रियाओं द्वारा भिन्न भिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर मिलता है और वे परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करते हैं। इस प्रकार उनमें मित्रता की भावना विकसित होती है। मानसिक विकास, शारीरिक शिक्षा उचित रुचियों मनोवृत्तियों का विकास कर व्यक्ति के मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है। शारीरिक शिक्षा एवं शारीरिक विकास से संवेगों इच्छापूर्ति ही नहीं होती है, अपितु दिशा निर्धारित में भी सहयोग प्राप्त होता है। खेलकूद के माध्यम से चिंता एवं तनाव से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह माना जाता है कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में कई ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जो मस्तिष्क को जागरूक करें। ध्यान मग्न बनाएं और सही मापदंड प्रदान करें। सारी क्रियाएं एक और मस्तिष्क को कुशाग्र बुद्धि बनाती है तो साथ साथ ही दूसरी ओर इन क्रियाओं के प्रदर्शन में मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है। इन क्रियाओं सहित शारीरिक शिक्षा भी अन्य विषयों की तरह एक विषय बन गया है। इसमें खेलने के तरीके, नियम, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, शरीर रचना, संतुलित आहार, स्वास्थ्य और रोग, व्यक्तिगत स्वास्थ्य इत्यादि जाते हैं। शारीरिक विकास, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक बुद्धि एवं विकास है। यह हमारे शारीरिक संस्थानों जैसे रक्त संचार, श्वसन संस्थान, स्नायु प्रणाली, मांसपेशीय संस्थान और पाचन प्रणाली इत्यादि का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है और जब हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं तो उनका हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों के आकार, रूप और क्षमता में भी विकास होता है। जबकि यह कहा गया है कि शारीरिक विकास शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों द्वारा संभव है। शारीरिक शिक्षा इस पुष्टि से भी शारीरिक विकास में सहायक है कि इसके मस्तिष्क से मांसपेशियों में तालमेल बढ़ने से व्यक्ति के कौशल में भी वृद्धि नहीं होती, अपितु इसकी शक्ति एवं अधिक देर तक काम करने की क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है। शारीरिक शिक्षा एक अच्छा एवं स्वस्थ शरीर बनाने में भी सहायक है, जो एक बहुमूल्य निधि है। राष्ट्र निर्माण में सहायक है। यदि हमारे संस्थान स्वस्थ होंगे तो हम उचित रूप से कार्य कर सकेंगे। स्वास्थ्य का विकास, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य का विकास करना भी है। यदि स्वास्थ्य ठीक है तो व्यक्ति की सभी अन्य क्रियाएं भी ठीक प्रकार से संचालित हो सकती हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा पर ही भी जोर दिया जाता है, जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करती हैं तथा संक्रामक रोगों से बचाव की शिक्षा भी प्रदान करती हैं। शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के लिए भी अनेक कार्यक्रम होते हैं। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम चिंता, दबाव व तनाव को भी काफ़ी सीमा तक कम करते हैं ताकि व्यक्तियों के स्वास्थ्य को उन्नत किया जा सके। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक शिक्षा के सर्वमान्य लक्ष्य यानी व्यक्ति का चहुमुखी विकास है और को अन्य उद्देश्यों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी अनेक उद्देश्यों के द्वारा प्राप्त हम कर सकते हैं कौन से शारीरिक विकास को। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 शारीरिक शिक्षा में सिद्धांतों की आवश्यकता विवेचना की बात करेंगे और शारीरिक शिक्षा सिद्धांतों का वर्णन करेंगे, इसका महत्व बताएंगे। तो शारीरिक शिक्षा में सिद्धांतों का क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, इन बारे में बात करें। तो शारीरिक शिक्षा में सिद्धांतों की आवश्यकता
और शारीरिक शिक्षा में सिद्धांतों का महत्व है। शारीरिक शिक्षा में सिद्धांतों के महत्व आवश्यकताओं को हम निम्न शीर्षकों की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत खिलाड़ी अपना पूरा समय समाज में ही व्यतीत करता है। जो वह घर में हो या खेल मैदान में, हर जगह वह सदैव एक समाज में ही विचरण करता नजर आता है। यदि खिलाड़ी एक स्वस्थ समाज में रहता है तो उसकी खेल निपुणता व कौशल अच्छे होंगे। उसके विपरीत यदि वह अस्वस्थ रहता है तो उसकी खेल निपुणता व कौशल अच्छे होंगे ही नहीं। समाज का सदस्य क्या होगा? वो अस्वस्थ होने पे समाज का सदस्य है तो वह एक अच्छा खिलाड़ी बड़ी मुश्किल से बन पाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक खिलाड़ी का व्यवहार उसकी खेल योग्यता पर निर्भर करता है, सीधा प्रभाव डालता है। खिलाड़ी के इस व्यवहार को समझने के लिए एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक को इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है तो वह अपने ट्रेनर को सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं दे सकेगा तथा आज के युग में खिलाड़ी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं जो कि मनोविज्ञान की सहायता से ही संभव हो पा रहे हैं। आज प्रत्येक देश की राष्ट्रीय टीम के साथ एक मनोवैज्ञानिक को भी रखे जाने की परंपरा चल पड़ी है। इसके परिणाम भी सकारात्मक निकल रहे हैं। जीवशास्त्रीय सिद्धांत। जीवशास्त्रीय सिद्धांत भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर बच्चे की वृद्धि एवं विकास की जानकारी होती है। यदि एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक या कोच को वृद्धि एवं विकास तथा वंशानुक्रम के सिद्धांत की अच्छी जानकारी है तो वह खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि एक बच्चे के वंश में सभी पूर्वज एक खेल विशेष के खिलाड़ी रहे हों तो उस बच्चे के भी उस खेल विशेष में माहिर होने की प्रबल संभावना होती है। ऐसे ही एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास की अच्छी जानकारी कोच अध्यापक को अच्छे खिलाड़ी पैदा करने में योगदान देती है। गुरुत्व केंद्र सिद्धांत और संतुलन का घनिष्ठ संबंध है, जो खेल गतिविधियों का एक भाग है जिसके ज्ञान की आवश्यकता जिम्नास्टिक में फ्लोर इवेंट्स और बार इवेंट्स और हाइजिन्स पोल वॉल्ट्स आदि में होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शरीर में वह बिंदु है जिस पर शरीर का भार निर्भर करता है। जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता है अर्थात शरीर को मोड़ते हैं वैसे वैसे गुरुत्वीय केंद्र की स्थिति भी परिवर्तित होती चलती जाती है। अतः शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए इन सिद्धांत का ज्ञान होना जरूरी है। शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत। पहला पॉइंट है कि जब से मानव जाति का समाज के रूप में अपना अस्तित्व बना है तब से लेकर आज तक हमारे वातावरण और मानव जाति में अनेक परिवर्तन आए हैं। यह परिवर्तन अब भी आ रहे हैं और आते रहेंगे क्योंकि परिवर्तन प्रकृति और जीवन का एक मुख्य नियम है। सेकंड पॉइंट, समाज गतिशील है। इसकी मान्यताएं उसके जो मान्यताएं हैं वो जीवन के मूल्य, धारणाएं, सामाजिक रीतियां सभी समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र से प्राप्त होने वाले सिद्धांत भी गतिशील और परिवर्तनशील हैं। वे स्थिर नहीं रहते, उनका प्रयोग तथा रूप वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। योग शास्त्र से प्राप्त सिद्धांत एक ऐसी कसौटी का कार्य करते हैं जिससे हम यह भली भांति जान सकते हैं कि शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में क्या मान्य है और क्या अमान्य है। पॉइंट नंबर 4, शारीरिक शिक्षा में दर्शन शास्त्र पर
आधारित सिद्धांतों का भाव उन धारणाओं, मान्यताओं और विचारों पर विश्वासों से है जो इस बात से अवगत कराते हैं कि क्या शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा नैतिकता और आध्यात्मिक और सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से मान्य है अथवा नहीं। पॉइंट नंबर 5, दर्शन शास्त्र पर आधारित सिद्धांत हमारी सूझबूझ, अनुभव और आंतरिक दृष्टि का परिणाम है, क्योंकि दर्शन चिंतन का दूसरा नाम है। मान्यताओं, धारणाओं और विश्वासों पर रीति रिवाजों, चाहे वे स्थानिक हों तथा सांसारिक, का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी भी समाज के रीति रिवाजों में परिवर्तन लाना आसान नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे परिवर्तन स्वयं ही आते रहते हैं। शारीरिक शिक्षा के वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, दर्शन शास्त्र पर आधारित सिद्धांत चाहे स्थानीय परिस्थितियों अथवा रीति रिवाजों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हों, किंतु वैज्ञानिक तथ्यों पर स्थापित सिद्धांत प्राकृतिक रूप से सर्वव्यापी और सर्वमान्य है। 2, एक वैज्ञानिक प्रत्येक सिद्धांत अथवा नियम को परिवर्तनशीलता मानता है। प्रतिदिन के प्रयोगों और अनुसंधानों से नई बातें और नए तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी सिद्धांत अथवा नियम को एकदम से सत्य नहीं माना जा सकता। पॉइंट नंबर 3, कोई भी समाज अथवा शिक्षा इनको अपने अनुरूप नहीं बना सकती, परंतु इसके विपरीत उसको अपनी व्यवहारिकता को इन सिद्धांतों के अनुसार ढालना तथा बदलना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, विज्ञान पर आधारित सिद्धांतों में तभी परिवर्तन आते हैं जब नए तथ्य पुराने तथ्यों का ध्यान ग्रहण कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का महत्व है। शारीरिक शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, बल्कि यह एक सुस्थापित व्यवसाय है, क्योंकि इसकी नींव विज्ञान और दर्शन शास्त्र से प्राप्त सिद्धांतों पर रखी गई है। शारीरिक शिक्षा का एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक स्तर की उन्नति से गंभीर रूप से संबंधित और संलग्न है। व्यवसाय की यह भी विशेषता है कि उसकी प्रणालियों का निर्माण प्रकृति अथवा दर्शन शास्त्र के तथ्यों में अटूट विश्वास और आस्था पर किया गया हो। विलियम्स के अनुसार ये बात सच है कि व्यवसाय और व्यापार में सबसे बड़ा अंतर यह है कि व्यवसाय का पथ प्रदर्शन विज्ञान और दर्शन शास्त्र के तथ्यों पर आधारित सिद्धांत करते हैं, जबकि एक व्यवसाय का आधारभूत कुछ एक नियम, विधियों एवं निषेध होते हैं। खत्म। प्रश्न संख्या 3, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अविभाज्य अंग है। इस कथन की पुष्टि करनी है और शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा के बीच संबंधों को बताना है। तो देखते हैं। समय बदलने के साथ साथ शिक्षा के अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य और आयाम में भी पर्याप्त परिवर्तन आया है, जिसे शिक्षा शास्त्रियों द्वारा स्वीकार किया गया है। शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास करना है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा द्वारा ही संभव है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा का सीधा संबंध शिक्षा और उसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से स्पष्ट रूप से जुड़ जाता है। अर्थात शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा के मध्य संबंधों पर गहनता से विचार करने से पूर्व यहाँ दोनों का अर्थ जान लेना आवश्यक रह गया है, तभी इनके मध्य संबंधों को स्पष्ट किया जा सकता है। शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। सीखना, सिखा या सिखाना। इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। शिक्षा शास्त्री शिक्षा का शब्द का प्रयोग प्राय 3 रूपों में करते हैं: ज्ञान, नॉलेज,
दूसरा पाठ्यचर्या का एक विषय है, सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम। व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड बिहेवियर। शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा के अर्थों का अध्ययन करने के उपरांत ये ज्ञात होता है कि दोनों का ही प्रमुख ध्येय व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, यानी विद्यार्थी एवं खिलाड़ी का सर्वांगीण विकास है। जहाँ शिक्षा विद्यार्थियों के अंदर बौद्धिक एवं मानसिक क्षमताओं का विकास करती है, वहीं दूसरी ओर शारीरिक शिक्षा बौद्धिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक दृष्टि से भी व्यक्ति को विकसित करती है। अतः शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। इसके संबंध को सप्राण इस प्रकार समझाया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा के बीच संबंध एंड रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों का प्रमुख ध्येय व्यक्ति का समग्र व्यक्तित्व विकास करना ही है। अतः ये कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा व्यक्ति को अधिकाधिक विकसित व लाभान्वित करने वाली एक महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया है। आज सामान्य शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पहले शिक्षा का लक्ष्य केवल मानसिक और बौद्धिक विकास तक सीमित था, इसलिए केवल शिक्षा पर ही बल दिया जाता था तथा विद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रक्रिया शिक्षा को केंद्र बिंदु मानकर संचालित की जाती है। लेकिन आज व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी बल दिया जाने लगा है। इसका प्रमुख कारण व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इस प्रकार दोनों शिक्षाएं एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस नाते उसमें कुछ सामाजिक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य में इन सामाजिक गुणों को विकसित करने का कार्य शारीरिक शिक्षा ही करती है, जो कि सामान्य शिक्षा के माध्यम से भी विकसित होते हैं। जैसे कुशल नेतृत्व, आदर्श नागरिक, आपसी तालमेल, देश प्रेम, सहानुभूति एवं जनहित। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा में घनिष्ठ संबंध तथा कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा के संबंध को निम्न परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट किया है। भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार 1964-66 के अनुसार भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार शारीरिक योग्यता एवं कौशल, मानसिक सचेतना और चरित्र संबंधी गुणों के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। C.S. बुचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम स्वीकार कर शारीरिक क्रियाकलापों की शिक्षा कहा गया है। C.S. बुचर के अनुसार शारीरिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग प्रदान करने वाला संपूर्ण यानी महत्वपूर्ण माध्यम मानकर या स्वीकार कर शारीरिक क्रियाकलापों की शिक्षा कहा गया। J.R. शर्मन के अनुसार शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जो मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं के द्वारा संचालित किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य के व्यवहार में ढांचागत परिवर्तन होता है। जेबी नेस के अनुसार शिक्षा को विभिन्न भागों में नहीं बांटा जा सकता और इस प्रकार की आशा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक भाग के अलग अलग परिणाम होंगे। जेबी नेस के अनुसार शिक्षा को विभिन्न भागों में नहीं बांटा जा सकता और इस प्रकार की आशा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक भाग के अलग अलग परिणाम होंगे। ले मेस्ट्रे के अनुसार शारीरिक शिक्षा का वह स्वरूप है जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण विकास में प्रशिक्षण में सहयोग देती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा अपने आप में एक स्वतंत्र विषय होते हुए भी शिक्षा का ही अभिन्न अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है और विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों को शारीरिक
शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। अतः शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक ही आवश्यक अंग है। तो ये थे हमारे शारीरिक शिक्षा से संबंधित लघुत्रात्मक प्रश्न जो हमने पूरे किए हैं, और इनके अलावा बाहर से सवाल बनने के कम चांस है बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट यूनिट से। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।